मॉर्निंग सर। आज हम लोग क्वेश्चन से और आगे स्टार्ट करते हैं। एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है, लेट एल बी द गिवन लाइन आर इक्वल टू दिस। तो एक लाइन को क्या लिख रखा है, वर्टिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि आर इज इक्वल टू जो लाइन का इक्वेशन हो गया, इस पॉइंट से तो पास करता है जिसमें लेमडा लिखे हुआ उसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन 2i माइनस 2j और क्या आ जाएगा आपका प्लस के। अब प्लस क्या आ जाएगा लेमडा टाइम्स यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस आई प्लस 0 इंटू जे और प्लस क्या आ जाएगा के। ये और बोल रखा है कि और भी रखा है कि अल्सो सपोज ई बी द प्लेन, एक ई प्लेन नाम दिया है, जो प्लेन का नाम दिया है ई, कंटेनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से बन रखा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड लाइन एल। तो आपको दे रखा है पॉइंट पी, क्या दे रखा है आपको 2 माइनस 1 और 1, और लाइन आपको दे रखा है ये, समझ गए, लाइन आपको दे रखा है ये, जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया आपका -1 0 और 1। तो ये आपको डिस्टेंस निकालने बोल रखा है, ये डिस्टेंस आपको, समझ गए। तो आपको ये एम पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो एम पॉइंट को क्या मान लेते हैं, जनरल पॉइंट्स मान लेते हैं। तो जनरल पॉइंट्स अपना क्या आ जाएगा 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा, फिर क्या आ जाएगा इस तरफ से -2 और 0 लेमडा। तो सिंपल यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा -2 ही आए तो रह जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 और इस तरफ से लेमडा, तो क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1 आ जाएगा आपका, लेमडा प्लस 1। क्लियर है आपका। इस तरफ से क्या आ गया 1, इस तरफ से क्या आ गया लेमडा। अच्छा अब देखिएगा, नंबर सही है ना कि -1 लेमडा, फिर गलती की है यहाँ पर लेमडा माइनस, ये कुछ होगा माइनस, हाँ देखिए माइनस है तो माइनस के होगा ना यहाँ, इस तरफ से क्या आएगा -1 है ही नहीं है, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा आपका, इस तरफ से -1। तो अब क्या आ गया, ये m का वैल्यू आ गया है। अब इसमें कंडीशन क्या लगा देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, समझ गए। तो आपका pm जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन रेशियो लाइन पे, डायरेक्शन रेशियो का लाइन पे होगा। तो pm का मतलब क्या हो गया कि 2 माइनस लेमडा और -2, और दोनों का डॉट करा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 2 माइनस लेमडा और -2 कट गया लेमडा, और इसका मल्टीप्लाई डायरेक्शन रेशियो से क्या हो जाएगा -1 के साथ, फिर प्लस इस पे क्या बच गया -2 और -1, तो हो जाएगा क्या +1, तो आ जाएगा -1 और डायरेक्शन रेशियो इसका 0। फिर इस तरफ से क्या बच गया लेमडा -1 और -1, तो क्या आ गया लेमडा -2, और लेमडा -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से इज इक्वल टू 0। इस तरफ से देखिए लेमडा और लेमडा, तो कितना आ गया लेमडा 2 लेमडा आ गया 2 लेमडा, और कांस्टेंट का नाम पर क्या आ गया सिर्फ -2, तो इस तरफ जाकर हो गया 2, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 1, समझ गए। लेमडा का वैल्यू 1 आते ही एम का वैल्यू कितना हो गया, एम का वैल्यू लेमडा का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये तो -2 ही रह जाएगा, और लेमडा का वैल्यू 1, तो इस तरफ से क्या आ जाएगा ये 0, तो 1 -2 और 0 आ जाएगा। तो इसके बीच का आप दूरी निकाल सकते हैं, पीएम के बीच का दूरी, तो पीएम के बीच का दूरी क्या आ गया आपका √3 आ जाएगा, समझ गए। हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा ना। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ई का इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने बोल रखा है, ई का, समझ गए बात को, ई का इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा सेकंड नंबर क्या बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ई, इक्वेशन ऑफ प्लेन ई के बारे में क्या बोल रखा है कि अल्सो सपोज ई बी प्लेन कंटेनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको प्लेन का इक्वेशन बता रखे हैं, क्या आ जाएगा हाँ कि x -0 एक पॉइंट से पास करवाने का मतलब क्या है, x -0 याद है, y -1 और क्या आ जाएगा आपका z -1, और फिर बोले थे b और c को क्या कर दीजिए सेटिस्फाई करवा दीजिए, याद आ रहा ना। तो b को सेटिस्फाई करने मतलब 1 2 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 -0 2 -1 और 2 -1 आ जाएगा, 2 -1 सही। फिर इसको सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या है कि 1 -0 फिर 0 -1 और फिर क्या है 1 -1, सही है। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ई का जो इक्वेशन आ जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x + y
-2z और +1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा आंसर सेकेंड का। समझ गए बात को। अब थर्ड बनाते हैं। थर्ड आपका क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन एफ कंटेनिंग द लाइन ए एंड पॉइंट पी। एफ के बारे में कुछ दे रखा है, नहीं एफ के बारे में नहीं बोल रहा है, एफ इसी तरह बोल दिया, अपने मन से बोल रखा है कि एफ एक प्लेन है। एफ क्या है, जैसे ई एक प्लेन है, ई वाला इसके प्लेन का नाम है ई। समझ गए। इसी प्रकार बोला है कि एफ एक प्लेन है जिसमें एक लाइन कंटेनिंग कर रहा, ये वाला लाइन इसी में, जो ये लाइन लिख रखे ना, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये प्लेन के अंदर ही है। तो अगर ये लाइन प्लेन के ही अंदर है तो 100% इससे पास कर रहा होगा, क्योंकि ये लाइन कहां से पास कर रहा है, 2 - 2 - 1 से, और ये लाइन चला गया है प्लेन पे, तो इसी से पास कर रहा होगा। चाहे आप एक पॉइंट और दे रखा है इसे, एंड पॉइंट पी, और पॉइंट पी भी दे रखा है, तो दोनों से पास कर सकता है ना। तो एक प्लेन के अंदर क्या आ गया, एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट पी आ गया और एक लाइन आ गया, और लाइन भी एक पॉइंट से पास कर रहा। समझ गए, लाइन भी क्या कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा। तो लाइन जो पास कर रहा है वो मान के चलिए क्यू मान लेते हैं, और किससे पास कर रहा, 2 - 2 और 1 से, -1 से, सॉरी -1 से। समझ गए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक वेक्टर बन गया, बन सकता है। समझ गए, जब दोनों पॉइंट को, और ये एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन, तो इसका जो रहेगा आप पास करवा लीजिए 2 - 1 और 1 से। समझ गए, 2 - 1 ये पॉइंट। तो क्या बोल रखा है कि एक प्लेन है जो पॉइंट पी को रखता है और एक लाइन को रखता है। समझ गए। तो इस पॉइंट से प्लेन को पास करवा दीजिए, इससे पास करवा दीजिए, कोई बात नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। समझ गए, इससे पास करवा दीजिए। और नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए कि एक पी पॉइंट ये और एक लाइन का पॉइंट ये पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आ जाएगा, एक वेक्टर, और एक डायरेक्शन रेशियो के रिस्पेक्ट में एक लाइन तो दिया हुआ ही है, तो नॉर्मल दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या कर देंगे, आई जे और के, और डायरेक्शन रेशियो किसका लिख लेते हैं, एक तो लिख लेते हैं पीक्यू का। समझ गए, एक लिख लेते हैं पीक्यू का, हाँ एक पीक्यू का लिख लेते हैं, और एक आप क्या किसका लिख सकते हैं, एक पीक्यू लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो पीएम, एम माने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो पीएम कितना आ जाएगा, 0 - 1 - 2 क्या आ जाएगा 0, इसका कीजिएगा -1 और -2 तो हो जाएगा +2, तो आ जाएगा 1 कर लेते हैं। हाँ, डायरेक्शन रेशियो पीक्यू कितना आ जाएगा बताओ ना, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -2 और -1 +1 -1 आ जाएगा, और दिस माइनस दिस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ना, -1 और -0 आ जाएगा। समझ गया, लेकिन जी अथी ये देख रखा है, ये सही है, क्या लिख रखा है ये 2 - 1 1, अच्छा ये 1 ही है, पी का वैल्यू ये 1 है, हाँ ये 1 है। समझ गए, तो ये क्या आ जाएगा -1 और -2 आ जाएगा ना, ये -2 बन जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉज करना वीडियो। और इस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये आ जाएगा -1 0 और 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 - 2 और 1। समझ गए, और क्या कीजिएगा, इससे पास करवा दीजिएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1x - 2 आ जाएगा, -2y + 1 और आ जाएगा माने c और z -1। तो आपको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका x - 2y + z = 5। ये f का आ जाएगा। समझ गए ना बात को, पॉइंट माइनस पॉइंट एक वेक्टर और इस पे दोनों पर आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसके बाद क्या बोल रखा है, 4th नंबर कि एक्यूट एंगल बिटवीन ई एंड एफ। तो ई भी एक प्लेन है, एफ भी एक क्या है, प्लेन है, तो इसके बीच में एक्यूट एंगल निकालने बोल रखा है। समझ गए, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90, तो cos θ 0 से 90 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो ई और एफ, ई आपका ये हो गया था, एफ आपका ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या होता है कि इसके बीच का नॉर्मल का एंगल निकालना। समझ गए, इसके बीच का नॉर्मल का एंगल निकालना। तो नॉर्मल का एंगल निकालने का मतलब क्या आ जाएगा, cos θ। समझ गए, आपका क्या हो जाएगा cos θ। तो cos θ का वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉर्मल इसका ये, इसका नॉर्मल ये, तो दोनों का डॉट कर लें, दोनों का डॉट डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का डॉट क्या आ जाएगा 1, इन दोनों का डॉट क्या आ जाएगा -2, और इसका क्या आ जाएगा -2 ही, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 114 यानी कि √6, और इसका 141 √6, और मॉडुलस में लगा लेते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एक्यूट एंगल बोल रखा है ना, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कितना आ गया, -4 + 1 -3, तो 3 के -3 आ गया, तो बाहर क्या आएगा 3 बनकर आएगा।
तो 3 और डिवाइडेड बाई 6 कर ले, यानी कि 1/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। समझ गए बात को? क्लियर है? अब देखिए पांचवा क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, समझ गए? वॉल्यूम ऑफ हाँ ए बी, हाँ बॉक्स ए बी सी इक्वल टू क्या होता है 0। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ए बी सी का वैल्यू दे रखा है और डी यानी 4 पॉइंट दे रखा है, तो 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बन जाएगा। मान लेते हैं, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, मान चलिए पैरेललोपाइप्ड का बेस क्या होता है पैरेललोग्राम। हाँ तो मान चलते हैं ए आपको मान लेते मार्क कर लेते हैं, समझ गया? ए मार्क कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ए के नाम पर आपका क्या है 0 1 1 है, बी के नाम पर भी कुछ मार्क है, सी के नाम पर भी कुछ मार्क है और डी पे भी कुछ मार्क है। तो एक पैरेललोपाइप्ड बनाने के लिए 3 अपना क्या चाहिए, कोटर्मिनस एजेस चाहिए था, जो 3 वेक्टर चाहिए रहता अपना। तो एक वेक्टर ए बी, एक वेक्टर ए सी और एक वेक्टर ए डी। तो अगर 4 पॉइंट कभी भी दिया रहता है और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालता है तो एक को एक से सब 3 वेक्टर को कनेक्ट कर दीजिए, समझ गए? ताकि 3 वेक्टर आ जाए, 3 वेक्टर आएगा तभी तो पैरेललोपाइप्ड निकाल सकते हैं। और फिर क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर ए बी, फिर क्या आ जाएगा ए सी और फिर क्या आ जाएगा ए डी। समझ गए? इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के दरमियान क्या होगा, आपको बॉक्स को सॉल्व करने के दरमियान कि क्या होगा, ए बी निकालने का मतलब क्या हो गया, दिस माइनस दिस। हम सॉल्व कर देते हैं आपको, समझ गए? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, हाँ तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, ये कितना, ये बी आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 1 और 1 आ जाएगा, ये 1 1 1, तो 1 1 1 मतलब आई क्या आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा। तो आई जे के मतलब इसको 1 1 1 ऐसे लिखने। इसी तरह एसी का मतलब क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, 1 माइनस 1 0 1 1 और 0 1 माइनस 1 0। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर आ जाएगा तो सबको डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। फिर इसी तरह क्या लिख जाएगा, एडी का मतलब डी माइनस ए डी ए, तो -3 -1 0 -1 हो रहा ना, और 1 - 1 0। हाँ जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आएगा, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, -1 और -3 यानी कि -4 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कभी निगेटिव नहीं रहता है, इसलिए क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए। आंसर आ गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख क्या रहा है, क्या चीज का? हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या रखा है, द लाइन दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ गए? एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस ये लाइन है। समझ गए? हाइपोटेनस क्या है, ये लाइन है। तो मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, समझ गए? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल रहा है, द लाइन दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ, अच्छा इसी पे 90 डिग्री भी बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस के नहीं, हाइपोटेनस पे कैसे बन सकता है 90 डिग्री? हाँ इस लाइन को मान लेते हैं क्या, आपका ये लाइन दे रखा है x + 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5, y + 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 3, z + 14 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 8। क्या बोल रखा है, द लाइन इज हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा। अच्छा ये आपका 90 डिग्री होगा, तो ये 100% आपका 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, तब ये 180 बन जाएगा। समझ गया? अब बोल रखा है हाइपोटेनस के अपोजिट साइड जो है वो बन रहा है 7 to 4 से बन रहा है। समझ गए? 7 to 4 हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स, हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स मतलब 90 डिग्री पर ही बात कर रहा, क्या बात कर रहा, 7 to 4 पर। तो बोल रहा है इसका इक्वेशन क्या आएगा, क्या पढ़ रहे हैं फिर से, द लाइन दिस इज अ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए? ये लाइन अपोजिट हुज हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स 7 to 4 है, हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स। तो हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स कौन है, 2 वर्टेक्स तो ही हो गया, हाइपोटेनस के अपोजिट कौन है, यही 90 डिग्री वाला। समझ गए? तो बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ये इक्वेशन तो अपना पता है, ये इक्वेशन अपना पता है। समझ गए? और ये इसके और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा, 45 डिग्री। समझ गए? अच्छा सही है। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है या ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। समझ गए?
ये जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है और इस पे लाई कर रहा है। देखो ना, ये इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। इस पॉइंट को बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस लाइन एंड दिस लाइन। अच्छा, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है इस लाइन का तो ही है, साथ साथ में इन दोनों का भी है, ये दिख रहा है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो पॉइंट अपने को पता ही नहीं, अगर मान के चलिए ये पॉइंट अगर पता चल जाता है, हेलो सर, अगर मान के चलिए ये पॉइंट अपने को पता चल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस माइनस दिस डायरेक्शन रेशियो किसी एक से पास करवा लेते हैं। इसी तरह अगर ये पॉइंट पता चल जाता है, दिस माइनस दिस एक रेशियो क्या कराएंगे, पास करवा लेंगे। समझ गए? तो ये पॉइंट अपने को पता नहीं, तो सबसे पहले इसी को मान लेते हैं, क्या जनरल पॉइंट मान लेते हैं। और जनरल पॉइंट मानेंगे तो लेमडा टर्म में एक यहाँ आ जाएगा, लेमडा का दो वैल्यू ऐसा आएगा, एक यहाँ के लिए आ जाएगा, एक यहाँ के लिए आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको मान लेते हैं लेमडा। तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, 5 लेमडा माइनस 6, 3 लेमडा माइनस 10 और 8 लेमडा माइनस 14। और इसका कंडीशन कोई क्या लगा दे। अच्छा चलिए, सही है, सही। मान चलते हैं कि ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, ए बी और सी। समझ गए बात को? तो मान लेते हैं कि बी के लिए पॉइंट ये है, तो अब बीसी के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या बन गया, बीसी के लिए डायरेक्शन रेशियो अपना क्या बन गया, डायरेक्शन रेशियो। हाँ, क्या चीज, हाँ डायरेक्शन। अब क्या आ जाएगा बीसी के लिए, समझिए ये पॉइंट अब जनरल, ये भी पॉइंट पता चल गया, ये भी पॉइंट पता चल गया, ये भी पॉइंट, तीनों पॉइंट पता है लेमडा टर्म में। तो क्या आ जाएगा अब बीसी, बीसी के लिए जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी के लिए क्या आ जाएगा अपना डायरेक्शन रेशियो बीसी क्या आ जाएगा, 5 लेमडा माइनस 6 और माइनस 7, 5 लेमडा माइनस 13 आ जाएगा, 3 लेमडा माइनस 10 और माइनस 2 तो माइनस 12 आ जाएगा, और 8 लेमडा माइनस 14 माइनस 4, 8 लेमडा माइनस 18, 8 लेमडा माइनस 18। अच्छा, अब देखिए क्या है कि इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता है और इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता है। देखिए समझिएगा क्या, अब लगाते हैं कंडीशन। क्या पता है बेटा कि इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता है, इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता है, अगला बात है कि लेमडा टर्म में पता है, और बीच का एंगल पता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इक्वल टू ये लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री इक्वल टू दिस डॉट दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। समझ गए? तो दिस का डॉट, इसका डॉट होने का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट होना, और किसके साथ डॉट होना, इसके साथ डॉट होना। तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना बन जाएगा 25 लेमडा और माइनस 65, 25 लेमडा और माइनस 65। समझ रहे हैं ना, 5 को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर क्या होगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 9 लेमडा और माइनस 36। समझ गए? फिर 8 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 64 लेमडा, और इसका 8 करेंगे तो 144, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं पहले ही अंदर कर लेते हैं। समझ गया? 25 लेमडा स्क्वायर इसका होगा ना, होल स्क्वायर, तो 25 लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर और 64, तो 64 25 और 9 कितना हो गया, 9 5 14 4 18 बाकी हाथ में 1 8 1 9 98, 98 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, बशर्ते इसका होल स्क्वायर कर रहे थे, तो फिर क्या आएगा 65, फिर क्या आएगा माइनस 2ab करेंगे ना इसका, तो माइनस 2ab करने के दरमियान क्या होगा 65 दूना 130 लेमडा माइनस 130 लेमडा आएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 36 दूना के 72 लेमडा, और फिर इससे कितना आ जाएगा 144 288 लेमडा, 288 सॉरी किसका कर दिए यार, बट इसका कर रहे थे ना हम लोग, अरे इसका कर रहे थे ना, तो गलती हो गया ना, हम लोग इसका कर रहे थे ना, हम लोग गलती कर लिए सब, इसका होल स्क्वायर कर रहे थे ना मैग्नीट्यूड का। तो क्या हो गया 2 टाइम्स 60 लेमडा हो गया ना, माइनस 60 लेमडा, और क्या हो जाएगा 30 दूना 60 माइनस 60 लेमडा, इसमें भी आ जाएगा, सही है ना 30 और 30, इसमें क्या हो जाएगा 14 कितना होता है 8 दूना 16, 16 को 14 से कर लेते हैं, होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 14 को कर लेते हैं कितना आ जाएगा 64 आएगा ना। अच्छा, एक कितना आ जाएगा 4 12 2 224 लेमडा, निगेटिव में ही ना, बिल्कुल निगेटिव में ही। तो क्या आ जाएगा सब 60 60 120, तो 224 और 120 कितना आ जाएगा 4 4 4 4 और 3 344 ना,
-344 लेमडा है, -490 लेमडा है। अच्छा 1 मिनट सपोज करना। हाँ हम लोग इसका करेंगे ना, डायरेक्शन रेशियो तो ये है अपना ना, बात समझ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ये है ना अपना। तो किसका किसका मल्टीप्लाई किए थे इसमें, 5 लेमडा -13 का, और डायरेक्शन रेशियो इसका दिस डॉट दिस, इसका डॉट इसका चला था डायरेक्शन रेशियो। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसी का बनेगा ना। तो यहाँ से कितना बन गया था, 25, 9 और 64, ये तो आ गया था 98 लेमडा स्क्वायर। जब इसको लेमडा टर्म में सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 590 लेमडा, 490 लेमडा, समझ गए बात को, आ जाएगा 490। और जब इसका कांस्टेंट कीजिएगा आ जाएगा, देख लीजिए ना, 65 दूना 130, 65 दूना 130, इसमें क्या आएगा 36 दूना के 72, और इसमें क्या आ जाएगा 144 दूना के 288। हाँ तो 10 आ गया, 10 और 18, बाकी हाथ में 1, 9 आ गया, बाकी हाथ में 4, 3 4, अच्छा ये 1 ही रह गया ना, तो 3 1 4, 490 आ गया। फिर क्या कीजिएगा, 169, 144, 144 और इसका क्या आ जाएगा, 18 कितना आता है, 15 के 225 जितना भी अभी है ऐड करने के बाद आ जाएगा 637, समझ गए बात को। और इसका जब कीजिएगा तो आ जाएगा 25 और 64, ये आ जाएगा 98, √98। यह समझ गए कैसे कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा साफ से अब मिटा लेते हैं, समझ गए, अब थोड़ा रहने दो। अच्छा इसका तो हो जाएगा वैल्यू 1/√2, समझ गए। तो 1/√2 जो है इसको 7 मंथ में काट देगा, 7 मंथ में कट जाएगा ना। देखो ना इसको क्या लिख सकते हैं, 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को क्या लिख सकते हैं, 49√2 लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं, हुआ ना 49 दोनों के, यह गया। तो √2 से √2 कट गया तो 7 ही बचेगा ना फिर वहाँ, समझ गए। तो ये 7 मंथ में कट गया। अब इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो ये नीचे क्या बच गया, 7 बच गया, ये पूरे इस तरफ 1 की तरफ चला गया, 1 की तरफ चला गया, ये पूरे रूट वगैरह सब 1 की तरफ चला गया, और ये यहाँ पर बच गया। अब कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 49 7 का, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 98 लेमडा स्क्वायर -490 लेमडा, और क्या आ जाएगा 637 इक्वल टू 25 9 और 64 98 लेमडा, और 65 36 144, 65 36 और 144 आ जाएगा आपका 245 ले, इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, समझ गए बात को, इतना क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिएगा 49 इससे कॉमन चला गया, तो 49 कॉमन आकर क्या बन जाएगा, 49 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया 2 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन गया -10 लेमडा, और यहाँ पे चला गया 49, तो आ जाएगा आपका शायद 13 आ जाएगा, समझ गए 13। इसी तरह देखिए 49 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 49 अंदर कॉमन आने के बाहर कितना हो गया 49 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 लेमडा, और आपका बच जाएगा -5 का होल स्क्वायर, समझ गए। ये से ये कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा पूरे तरीका से तो आ जाएगा आपका, बिल्कुल लिख देते हैं, आपका लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 2 और 3, समझ गए, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब एक बार क्या कीजिएगा कि लेमडा का वैल्यू 2 3 आ गया, समझ गए, तो लेमडा के एक बार क्या किया, जनरल पॉइंट तो ये था अपना, तो एक बार यहाँ पर 2 रखिएगा, तो एक ये पॉइंट लिख लीजिएगा, एक बार 3 रखिएगा तो आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा। तो जब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट है, तो दिस माइनस दिस कीजिएगा तो डायरेक्शन रेशियो, और दोनों में से किसी से एक से पास करवा दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसी तरह दिस और दिस में से कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिख रखा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने बोल रहा है, इसका मतलब फाइंड द फुट एंड हेंस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन दिस। इस लाइन से, इस पॉइंट से क्या बोल रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, लेंथ निकालने के लिए। तो बहुत तेजी से बना लेते हैं। क्या ये लाइन अपना क्या लिख रखा है, x - 15 डिवाइडेड बाई 3, और क्या आ जाएगा y - 29 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8, और क्या आ जाएगा z - 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -5। इस लाइन का आ गया। इस पॉइंट से क्या बोल रहा है 5 7 3 से आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर नहीं बोलता तब पर भी निकालते, सिर्फ लेंथ निकालने के लिए भी निकालना पड़ता। तो इसको पता है, इस पॉइंट के बारे में अपने को जानकारी नहीं है, तो क्या मानते हैं, इसको लेमडा मानते हैं और जनरल पॉइंट मानते हैं। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 15
8 लेमडा प्लस 29 माइनस 5 लेमडा और प्लस 5। समझ गए? तो दिस माइनस दिस एक डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, इसको मान लेते हैं m, तो क्या आ जाएगा PM परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस डॉट विथ 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल हो गया, और 3 लेमडा का डॉट किसके साथ आ जाएगा, 3 के साथ। सही है ना? यहाँ प्लस 10 क्यों हो गया? रुक जाओ एक मिनट थोड़ा पोस्ट करना देखो, गलती। यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा ना, 3 लेमडा प्लस 15, तो क्या आ जाएगा आपका 3 लेमडा प्लस 15 और माइनस 5 क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 10, इसका मल्टीप्लाई इससे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 8 लेमडा प्लस 29 और माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8 लेमडा प्लस 22, 8 लेमडा प्लस 22 और क्या आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, ये डायरेक्शन रेशियो। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 5 लेमडा 5 माइनस 3 2 आ जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5 से, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0। समझ गए? तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -2। क्लियर है? तो लेमडा का वैल्यू -2 आते ही, लेमडा का वैल्यू -2 आते ही क्या आ जाएगा, जनरल पॉइंट चमकने लगेगा, यानी m पॉइंट चमकने लगेगा आपका। अरे इसी को जनरल पॉइंट को ही तो m मान रखे हैं। तो -2 आते ही -2 और तो 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा ना, 15 और -6 क्योंकि -2 आ रखा, और -16 और प्लस 29 13 माइनस लेमडा यानी -2 10 और 5 क्या आ जाएगा 15, यानी कि ये पॉइंट आपका आ गया 9 13 और 15। तो इस बीच का डिस्टेंस आप PM नहीं निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, हाँ वो आप खुद कर लेना, PM इज इक्वल टू वाट आप खुद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच परपेंडिकुलर एंड द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो देखो क्वेश्चन कितना शानदार पूछ रखा है कि स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बोल रखा है। क्या बोल रखा है आपको बेटा? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बोल रखा है, जबकि ये जो परपेंडिकुलर है ये एक लाइन बन गया है। परपेंडिकुलर क्या बन चुका है? एक लाइन बन चुका है, और एक ये स्ट्रेट लाइन, दोनों प्लेन में ही आ गया, यानी कि पूरे ये सिस्टम ही प्लेन में आ गया। तो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या मानते हैं कि ये प्लेन मान लिए, समझ गए, और ये मान चलिए कि स्ट्रेट लाइन आ गया, ये वाला स्ट्रेट लाइन, समझ रहे बात को? ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर, हाँ थोड़ा ये ऐसे बनाते हैं ताकि आप, ये स्ट्रेट लाइन और ये परपेंडिकुलर वाला, समझ गया? ये दोनों क्या आ रहा है? प्लेन के अंदर आ रहा है, समझ गया? तो इस पर मान चलिए कोई नॉर्मल आएगा तो क्या आएगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो क्या आ जाएगा? और पास कहां से कर जाएगा? पास इसी पॉइंट से पास करवा देना, पास साधु से ही करवा देना पास। नहीं समझ में आया बात को? कि एक प्लेन का ऐसा इक्वेशन निकालना है जो क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो ये लाइन है, इसका भी इक्वेशन निकल सकता है ना, क्योंकि अपने को ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट है, तो ये इक्वेशन निकल सकता है, और ये इक्वेशन तो ऑलरेडी दे रखा है। तो दोनों लाइन क्या आ गया? एक प्लेन के ही अंदर आ गया, समझ गए? तो इसका जो नॉर्मल होगा, यानी कि ये पॉइंट है तो यही पॉइंट से पास कर रहा होगा, क्योंकि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन अगर इससे पास कर रहा तो 100% है क्या प्लेन भी उसी से पास करेगा। तो तुम सोच रहे हो क्या M से नहीं पास करेगा, यहां से भी पास करेगा। उसके बाद सोच रहा होगा क्या 15 29 5 से नहीं पास करेगा, वहां से भी पास करेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या रह गया? एक ही प्लेन पे आ गया ना, समझ गया? तो किसी से पास कर लो आंसर सेम आ जाएगा, बशर्ते आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? I J और K आ जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो इसका आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो इस पे परपेंडिकुलर होगा ना, तो डायरेक्शन रेशियो इसका आने का मतलब क्या आ गया? 9 - 5 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना, 9 - 5 4, 13 - 7 क्या आ जाएगा? 6, और क्या आ जाएगा? 15 - 3 क्या आ जाएगा? 12, यही है ना, 4 6 12, और फिर क्या आ जाएगा? 3 8 - 5, समझ गया? 3 8 - 5, तो इससे डायरेक्शन रेशियो आपका आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा -126 आ जाएगा, 30 और 96, -30 और -96 126, फिर आ जाएगा 56, और फिर आ जाएगा आपका 14, समझ गए? तो इससे कॉमन क्या आ सकता है आपका? 2 कॉमन ले लें, इससे 2 कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा? -56, सॉरी -56 नहीं, 60 दूना 120 63, -63 56 का क्या हो जाएगा? 28
28 दूना 56 और 7, इससे 7 भी कॉमन आ सकता है, तो 7 कॉमन आते हैं कितना बच जाएगा -9, 4 और 1, तो 9 4 1 क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो, और क्या कीजिए इससे पास करवा दीजिए, समझ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -9 x - 5 +4 y - 7 +1 और z - 3 = 0, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो अपन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और आसान क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच रिफ्लेक्ट द लाइन इन द प्लेन दिस। हाँ देखिए क्या है कि एक प्लेन है, समझ गए, एक प्लेन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच रिफ्लेक्ट द लाइन, सही है ना क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच रिफ्लेक्शन which reflection of the line this in the plane this। हाँ देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या। एक लाइन है जो क्या कर रहा है, इस प्लेन, ये एक लाइन है, समझ गए, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन मान लेते हैं क्या कि x - 1 डिवाइडेड बाई 2, y - 2 डिवाइडेड बाई -1 और z + 3 डिवाइडेड बाई -3, समझ गए। ये एक लाइन है, इसका रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अबाउट क्या होगा, ये होगा। तो अच्छा ये पहले समझ में आना चाहिए कि प्लेन और लाइन क्या पैरेलल है, तभी तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपका, समझ गए बात को। पहले ये आपको नहीं पता है कि पैरेलल है, तो क्वेश्चन हमको पता है कि पैरेलल है, आपको प्रूफ करके पहले करना पड़ेगा कि पैरेलल है या नहीं है, समझ गए। इससे पैरेलल ही रहता है तभी आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो पहले हम प्रूफ भी कर लेंगे कि लाइन, ये जो लाइन दे रखा है, ये जो प्लेन है, दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो अगर लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो इसका नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होगा, तभी पैरेलल कराएगा। अगर प्लेन का नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर है तभी ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, तो नॉर्मल का और लाइन का अगर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो ये, इसका डायरेक्शन रेशियो ये, नॉर्मल का क्या हो जाएगा 6 + 3 और -30 = क्या 26 आ गया। तो गलती कर लें क्या, इसका डायरेक्शन 6 -1 और 3 +3 और -3 और 10 -30 =26। गलती आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर 0 आना चाहिए ना, सेटिस्फाई कर जाना चाहिए ना। अच्छा गलती कर ली हम लोग, इसका cos थीटा बराबर क्या आ जाना चाहिए थोड़ा। हाँ देखिए क्वेश्चन को एक्चुअली यहाँ पे 9 था, समझ गए क्वेश्चन में, इसीलिए गलती हो रहा था। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज रिफ्लेक्शन इतना और प्लेन इतना, यानी क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि इस लाइन का रिफ्लेक्शन प्लेन के रिस्पेक्ट में हुआ, तो जो प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर आया वो लाइन, उसका इमेज क्या बनेगा, रिफ्लेक्ट होकर जो आया प्लेन के रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो कभी भी अगर प्लेन और लाइन का रिफ्लेक्शन करना है तो पहले क्या होना पड़ेगा कि पैरेलल होना पड़ेगा। देखते हैं कि पैरेलल है या नहीं है, समझ गए, पैरेलल है या नहीं प्लेन के। तो प्लेन और लाइन को पैरेलल पता करने के लिए प्लेन का नॉर्मल और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0 अगर आ जाता है तो हो जाएगा, क्योंकि लाइन और नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर हुआ है तभी लाइन और प्लेन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, समझ गए। तो क्या बोल रहे हैं, ये प्लेन बना लिया अपना और ये अपना क्या आ गया लाइन, तो इसका नॉर्मल इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका लाइन और नॉर्मल का कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों का अगर डॉट 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, प्लेन और लाइन क्या है, पैरेलल है। तो चेक कर लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 9 - 1 3 और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 - 3 और 10 है। तो 9 × 27 और +3 30 हो गया और -30 सेटिस्फाई कर जाता है, यानी क्या है कि ये पैरेलल है। हाँ है ना पैरेलल, देखो ना 9 × 27 +3 30 और -30 कैंसिल हो गया ना। तो अगर क्या है कि ये प्लेन के ये पैरेलल है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा 100% जितना यहां से मान चलिए नॉर्मल खींचे, यहां से इतना दूर पर नीचे होगा। तो अगर ये, तो मान के चलिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा 9 -1 और -3। बात समझ रहे हैं कि ये प्लेन क्या है पैरेलल, तो इसका इमेज क्या बनेगा, शीशा लगा देते हैं पैरेलल नहीं बनेगा ना, तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम आएगा, पॉइंट अलग हो सकता है,
समझ गए? प्ले लाइन सेम होने का मतलब क्या है कि पॉइंट अलग अलग हो सकता है बट डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा? 1, 2 और -3 से पास कर रहा। तो ये मान लेते हैं क्या पास करता है? अल्फा XYZ मान लेते हैं, XYZ। तो क्या निकालते हैं? और ये प्लेन क्या आपको दे रखा है? 3x - 3y + 10z = 26। समझ गए? तो आपको कुछ नहीं निकालना है, अपना डायरेक्शन, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए और क्या चाहिए? पॉइंट किससे पास होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में इमेज निकाल लें। हाँ, ये पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज निकालने बताए होंगे आपको, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन याद कर लो, ऐसे बताए थे। तो क्या आ जाएगा? x - 1 / 3, ये लिखते थे प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज। फिर क्या लिखते थे? y - 2 / -3। फिर क्या आ जाएगा? z + 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 10 = -2। और पॉइंट को क्या करते थे? सेटिस्फाई करते थे। तो क्या आ जाएगा? 3 - 6 और -30 और -26 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? a² यानी कि 9, b² यानी कि 9 और c² यानी कि 100। समझ गए बात को? ये आ जाएगा आपका x - 1 डिवाइडेड बाई 3 y - +3 और -2 3 - 6 -30 और -26। हाँ, तो नीचे कितना आ गया? 118 आ चुका है नीचे, 118। ऊपर कितना रहा? ये 26 है ना, ये 26। तो कितना आ गया? माइनस वाला कितना है? 56 -62 और +3 कितना रहा? 32 62 में से 3 गया, 62 में से 3 गया 59 -59 दुन्नी के 118 118 नीचे भी 118, तो ऊपर +118 बन जाएगा माइनस तो 1 आ जाएगा। तो इस तरफ 1 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। 1 बराबर करो ना, 1 बराबर। इस तरफ 1 करेंगे तो -3 और इस तरफ आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 और इस तरफ आ जाएगा 10 आ जाएगा कितना? z का वैल्यू 7। तो रिफ्लेक्शन कितना आ गया? 4 -1 और 7 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इस लाइन का? देखना, x - 4 डिवाइडेड बाई 9, y +1 डिवाइडेड बाई -1 और z -7 डिवाइडेड बाई -3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस। हाँ, इस लाइन को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन क्या है? प्लेन पे ही है। तो ये लाइन प्लेन पर है तो पॉइंट कहां से पास कर जाएगा? प्लेन कहां से पास कर जाएगा? 1 0 0 जहां से स्ट्रेट लाइन पास करेगा एंड पैरेलल टू इतना, और इसके पैरेलल है। ये जो प्लेन का इक्वेशन इसको तो कंटेन करता है और इस लाइन के क्या है? पैरेलल। समझना, देखिए इस प्लेन का मान चलिए ये रिक्वायर्ड प्लेन है अपना, क्या है अपना? रिक्वायर्ड प्लेन है। समझ गए? तो ये जो प्लेन है इसके क्या है? पैरेलल है। इसके क्या है? पैरेलल है। इसके पैरेलल है इसके x - 3 डिवाइडेड बाई 2, y बाई क्या है? 5 और z - 2 डिवाइडेड बाई क्या है? 4। समझ गए? इसके क्या है? पैरेलल है। और ये वाला लाइन इसी के ऊपर है, यानी कि x - 1 डिवाइडेड बाई 2, y डिवाइडेड बाई 3, z डिवाइडेड बाई 2। समझ गए? तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कहां से पास कर जाएगा बेटा? यहां से पास कर जाएगा 1 0 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? a x - 1, b y - 0 और c निकालने a b c डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या करेगा? ये तो इसके पैरेलल हो गया, तो नॉर्मल ये लाइन अंदर में है, नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल के लिए i j k और इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो 2 3 2 2 3 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 5 4। ये बात आपको समझ में आ गया अच्छा तरीका से? तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 - 4 और 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि आ जाएगा a के नाम पर आ जाएगा 2 x - 1, फिर क्या आ जाएगा? -4 y और 4 z आ जाएगा सिंपल। हाँ, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना, क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसके बीच में मान के चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोल देता, आपको बोल देता कि फाइंड आल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप निकाल सकते थे। कैसे निकाल लीजिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? आप लिख लीजिए यहां पर क्वेश्चन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसके और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कोई सोच रहा होगा कि ये तो पैरेलल हो गया, नहीं पैरेलल नहीं है। समझ गए? क्योंकि अगर मान के चलिए प्लेन में है, समझ गए? अब प्लेन इसके पहले तो लाइन तो मान चलिए प्लेन में ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल का खासियत क्या है? लाइन कैसे भी रहे
प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही हो जाए। तो मतलब ऐसा भी दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियो दोनों का अलग अलग है, कुछ टाइम्स करके भी नहीं है। कुछ टाइम्स करने का मतलब मान चलिए यहाँ पर 4 रहता, यहाँ पे 6 रहता और यहाँ पर 4 रहता, तो वो हो सकता था, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है। एस क्यूब लेंस है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे आता है, पॉइंट माइनस पॉइंट, समझ गए, पॉइंट माइनस पॉइंट आता है, लिख देते हैं पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ डॉट पी क्रॉस क्यू और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, समझ गए, और इसका मॉडुलस ताकि नेगेटिव ने, तो पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आ जाएगा 3, यहाँ 3 है ना, 3 इसमें क्या है 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो यहाँ 2i लिख लें, 2i, यहाँ पर पॉइंट क्या है 0 और यहाँ भी पॉइंट क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू जे, और यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k और डॉट विथ क्या आ जाएगा पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू तो अभी लाए फिलहाल यही, हाँ, तो क्या आ जाएगा इसका 2i माइनस 4j और प्लस 4k और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड इसका, तो कितना आ जाएगा 16 16 4 32 34 36 16 16 32, तो 34 ही आया ना, 34 है ना, हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपना डाउट वगैरह वगैरह, हाँ, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक आपका टॉपिक है, समझ गए, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। क्या है टॉपिक, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है कि क्या होता है, इट इज अ लाइन इन द गिवन प्लेन हैविंग मैक्सिमम एंगल विथ हॉरिजेंटल प्लेन। हाँ, समझते हैं इसको ऐसे, क्या है कि मान के चलिए एक प्लेन है, समझ गए, एक क्या है प्लेन, ये है क्या प्लेन, इसका नाम दे देते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, समझ गए, इसका नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ गए। और इसी प्लेन से एक और प्लेन बनाते हैं हम लोग, समझ गए, इसी प्लेन से एक और प्लेन बनाते हैं, समझ गए, या ऐसे प्लेन बनाते थे ना, इस तरफ करके बनाते थे, समझ गए। तो इसी से क्या बनाते हैं, इसका नाम देते हैं, इस प्लेन का नाम देते हैं गिवन प्लेन, समझ गए, गिवन प्लेन। तो मान के चलिए क्या बोल रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होगा, समझ गए। तो ग्रेटेस्ट स्लोप हमेशा क्या पूछा जाएगा कि हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा कि हॉरिजेंटल क्या बोल रखा है, इट इज अ लाइन, मान चलिए इस प्लेन में कोई लाइन है, इस गिवन प्लेन में क्या है, कोई लाइन है, तो वो जो लाइन है अपना हॉरिजेंटल प्लेन से मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, वो लाइन, समझ रहे हैं, वो ही लाइन निकालना है अपने को, समझ रहे हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है, एक हॉरिजेंटल प्लेन रहेगा, एक गिवन प्लेन रहेगा, गिवन प्लेन में क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा, गिवन प्लेन में एक लाइन रहेगा, तो वो लाइन हॉरिजेंटल प्लेन के साथ, गिवन प्लेन में जो लाइन रहेगा वो लाइन हॉरिजेंटल प्लेन के साथ मैक्सिमम एंगल, जो मैक्सिमम एंगल बनाएगा उसी लाइन को बोला जाएगा ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन, समझ गए। तो वही लिख रखा है कि इट इज अ लाइन इन द गिवन प्लेन, एक ऐसा लाइन जो गिवन प्लेन में रहता है, हैविंग मैक्सिमम एंगल विथ हॉरिजेंटल प्लेन, समझ गए। तो वो, अच्छा अब समझिए कि वो कौन सा ऐसा लाइन है जो हॉरिजेंटल के साथ मैक्सिमम एंगल बनाएगा, समझ गए। तो ये आपका इंटरसेक्शन लाइन है, ये लाइन, क्योंकि ये प्लेन और ये लाइन इसी ऐसे एक भी प्लेन बनाते थे ना आपको, यूं 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 यूं, हाँ, तो वही वाला पॉइंट ये है, समझ, लाइन है। तो ये वाला आपका क्या है, इंटरसेक्शन लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन, आई इंटरसेक्शन और लाइन, समझ गए, आपका क्या है, ये इंटरसेक्शन लाइन है। तो इंटरसेक्शन लाइन के साथ अगर गिवन प्लेन बोल रहा, हॉरिजेंटल भी प्लेन बोल रहा, तो दोनों एक ही साथ में मिल सकता है जब वो लाइन इस पे आ जाए, जो गिवन लाइन है इस पे आ जाए, सबसे पहली बात, क्योंकि इसका और इसका एक ही जगह मिलन हो रहा है, वो है यहाँ पे, समझ गए, बाकी कहीं मिलन नहीं, कहेगा यहाँ पर मिलन हो रहा, वो तुमको 3D में हम दिखा नहीं पा रहा है ना, ये XY प्लेन है ना, समझ गए बात। लेकिन जब देखिएगा तो क्या है, ये यहाँ पे मिलन होगा, तो बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप किसको बोलता है, कि एक लाइन गिवन प्लेन पर रहेगा, समझ गए, एक लाइन गिवन प्लेन पर रहेगा, वो हॉरिजेंटल के साथ मैक्सिमम मान के चलिए बना लीजिए, तो जो लाइन मैक्सिमम बना लिया किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ, उसी लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, समझ गए। तो देखिए नीचे क्या बोल रखा है कि ये तो समझ में आ गया कि वो जो लाइन होगा इसी कॉमन लाइन से निकले उकलेगा, समझ गए। अच्छा, कॉमन लाइन निकालने के लिए, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन निकालने के लिए आपको बताए होंगे कि इसका नॉर्मल का क्रॉस,
क्योंकि इस लाइन पर इसका भी नॉर्मल है, ये बता चुके हैं, CL इक्वल टू लिखते थे IJ के, इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल, वो बता चुके हैं, समझ गए। तो आप ये लाइन निकाल सकते हैं। अच्छा, वो जो मैक्सिमम स्लोप रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो लाइन इस पे आएगा और इस पे परपेंडिकुलर लाइन आएगा, समझ गए, तभी मैक्सिमम बना पाएंगे, समझ गए। क्योंकि मान चलिए ये जो लाइन है, ये फिलहाल भी क्या है, हॉरिजॉन्टल का मान लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन के साथ मैक्सिमम बनाएगा, तो मान चलिए यूं बनाएगा, यूं बनाएगा, यूं बनाएगा, तो सबसे छोटू भी है ना, तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर पर ही आ जाएगा। ऐसे भी याद रखना कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा उसी को लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप बोला जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले क्या बना लिया, अब देखो, अब इस लाइन को निकालेंगे कैसे, समझ गए। इस लाइन को कैसे निकालेंगे, वही यहां पे लिखा हुआ है, फॉर एंगल टू बी मैक्सिमम, जो एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो परपेंडिकुलर हो गया इस पे। क्लियर है सारा कंसेप्ट, क्या हॉरिजॉन्टल के साथ सबसे मैक्सिमम कौन होगा, बस जितना बोले वो सब भूला जाओ। हॉरिजॉन्टल के साथ सबसे मैक्सिमम कौन होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री जो बना रहा। तो अच्छा, इस पे 90 डिग्री बना रहा, इस पे 90 डिग्री बना रहा, यानी कि कॉमन लाइन पे 90 डिग्री बना रहा, कॉमन लाइन पे 90। तो सबसे पहले कॉमन लाइन ही निकालो, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन निकालो, कॉमन लाइन बोलो या इसी क्या बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलो, समझ गया। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस नॉर्मल ऑफ गिवन, या हॉरिजॉन्टल या गिवन, समझ गया। इन दोनों का क्रॉस करते हैं तब हॉरिजॉन्टल आ जाता है, सॉरी इंटरसेक्टिंग आ जाता है, समझ गए बात को। अच्छा, ये आपका आ गया, ये लाइन ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये भी फिलहाल ये लाइन आ चुका है, ये लाइन आ गया है, और ये लाइन कैसे आएगा, ये लाइन देखिए कैसे आएगा। इसका नाम देते हैं ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन, इसका नाम देते हैं ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन, GRETEST, ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन। इसको कैसे लाएंगे दुनिया में, इसको पहले दुनिया में कैसे लाएंगे। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है कॉमन पे परपेंडिकुलर है, और अच्छा ये जो है गिवन पर क्या है, लाइन है। ये जो वेक्टर है, जो ये ग्रेटेस्ट लाइन स्लोप है, ये क्या है, गिवन प्लेन पे लाई करता है। तो गिवन प्लेन का जो नॉर्मल होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा। गिवन प्लेन का ये क्या है, गिवन प्लेन का नॉर्मल है, हाँ ये गिवन प्लेन का नॉर्मल, हाँ ये नॉर्मल गिवन प्लेन का। हाँ आप अच्छा सा और लिख लीजिएगा जो समझ में आ जाए। तो गिवन प्लेन का क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये इस लाइन पे ग्रेटेस्ट पे परपेंडिकुलर होगा, जो लाई करेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर। यानी कि ये वाला जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर। ये लाइन कैसे आ जाएगा, कॉमन लाइन का क्रॉस विथ नॉर्मल ऑफ गिवन लाइन का क्रॉस आ जाएगा ये लाइन। तो ऐसे ही कर लेंगे। तो एक तरीका और है, हाँ चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं, समझ गए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रखा है, एज्यूमिंग द प्लेन दिस टू बी हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये प्लेन कैसा है बेटा, हॉरिजॉन्टल है। हाँ हॉरिजॉन्टल बोल रखा है, हाँ मानेंगे नहीं, बोल रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन, इतना यानी कि ग्रेटेस्ट स्लोप बोला है जो इस प्लेन में है, हाँ समझ गए, इस प्लेन में है और पास कर रहा है यहाँ से। हाँ तो हम लोग पहले बना लेते हैं, ये अपना बना लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिए, समझ गए। चाहे आप लाइन ऐसे भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। अच्छा तो याद रखिएगा, हाँ याद क्या रखना है कि ऐसा ग्रेटेस्ट स्लोप बोल रखा है, तो बस इतना याद रखना, ग्रेटेस्ट स्लोप जो होता है कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, समझ गए। अच्छा ग्रेटेस्ट पॉइंट जो होता है कॉमन लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये अपना हॉरिजॉन्टल, ये अपना क्या है, गिवन। तो गिवन प्लेन का नाम क्या है बेटा, 2x + y - 5z = 0। हाँ ये गिवन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना है अपना, 4x - 3y + 7z = 0। यानी कि इस पर परपेंडिकुलर होता है, और वो इस लाइन पर तो परपेंडिकुलर होता ही है, और वो गिवन प्लेन में लाई करता है। वो लाई कहाँ करता है, गिवन प्लेन में। ऐसा नहीं कि इस तरफ से परपेंडिकुलर टान देना, ये बात समझ में आ रहा, उससे ज्यादा फील इसमें हो रहा होगा। क्लियर है ना कंसेप्ट। वो जो ग्रेटेस्ट स्लोप रहेगा वो गिवन लाइन में लाई करेगा और परपेंडिकुलर पे रहेगा सीएल पे, बस और कुछ मत याद रखना। ग्रेटेस्ट स्लोप कहां पर होता है, कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर था। तो सबसे पहले कॉमन लाइन निकालो, बात ये आता है ना, कॉमन लाइन निकालो। तो कॉमन लाइन निकालते आता है आपको, किसका क्रॉस कर दे, कॉमन लाइन निकालने के लिए नॉर्मल ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस नॉर्मल ऑफ गिवन, समझ गया, नॉर्मल ऑफ गिवन का क्रॉस होता है। तो क्या आ जाएगा, आई जे और के, आई जे के, और नॉर्मल ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा, 2 1 - 5, नहीं सॉरी नॉर्मल ये आ जाएगा ना, 4 - 3 7, और इसका कितना आ जाएगा
2 1 माइनस 5, 2 1 माइनस 5, ये सही है? सही है। तो यहाँ लगा लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो कॉमन लाइन कितना आ जाएगा अपना? कॉमन लाइन का कितना आ जाएगा? ये हो गया 15 और माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना होता है? 8 आई। ये 15 माइनस 7 है क्या ना, 8 आई। समझ गया? यहाँ माइनस आ गया, ये कितना हो गया? 20 और माइनस 14 यानी कि 34, यानी माइनस 34 हो जाएगा। हो गया ना? 20 माइनस 20 और माइनस 14 कितना हो गया? यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ गया? माइनस 34 आ रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा इसके कारण। फिर क्या आ जाएगा? ये 4 और प्लस 6 10, तो प्लस 10 के आ जाएगा। यानी इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4i प्लस 17j और प्लस 10k, सॉरी 5k। तो ये आ गया कॉमन लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, जो ग्रेटेस्ट स्लोप होता है, जो ग्रेटेस्ट स्लोप होता है, ये क्या आता है? ये क्या आता है? इस पर परपेंडिकुलर होता है, इसी पर परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, जब सोचो कि ये जो लाइन है, जो ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन रहता है, वो कहाँ रहता है? गिवन प्लेन पे रहता है। तो सोचो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे? जो गिवन प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस पर परपेंडिकुलर और ये जाकर कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर, यानी कि ग्रेटेस्ट स्लोप नॉर्मल पर परपेंडिकुलर और ग्रेटेस्ट स्लोप कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर। यानी ग्रेटेस्ट स्लोप पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल गिवन प्लेन का क्रॉस नॉर्मल सीएल का। समझ में आ रहा है ना बात को? तो क्या आ जाएगा? आई जे के, और गिवन प्लेन का नॉर्मल पे, यानी गिवन प्लेन का 2 1 माइनस 5, 2 1 माइनस 5, और कॉमन लाइन ये क्या आ जाएगा? 4 17 5, 4 17 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन रेशियो इसका आ जाएगा। समझ गया? ये डायरेक्शन रेशियो इसका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 और प्लस 85 कितना आ जाएगा? 90 आई आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 10 और प्लस 20 यानी कि प्लस 30, यानी माइनस 30 हो जाएगा ना। देखो ना, 10 और प्लस 20 30 जी। पॉज करो, पहले पॉज करो। हाँ, अब क्या आ गया? 90i माइनस 30j, और इसके लिए क्या आ जाएगा? के लिए 34, 17 दूना के 34 और माइनस 4 कितना आ जाएगा? प्लस 30 के आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन 30 ही आ जाएगा। देखो ना, 30 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या बच जाएगा? 3 माइनस 1 और 1 बच जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, हाँ क्या आ जाएगा? देखो बोल रखा है पास इससे करता है, वो बोल रखा है पास कहाँ से करता है, वो बोल रखेगा क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 और z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। ये अपना क्या आ गया? आंसर। बस याद क्या रखना है? ग्रेटेस्ट स्लोप कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, और कहाँ होता है? वो गिवन प्लेन पे लाई करता है। बस ये 2 चीज याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या बोला था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ग्रेटेस्ट स्लोप। समझ गए? ग्रेटेस्ट स्लोप समझ रहे हैं? थ्रू यहाँ से वो क्या कर रहा है? पास कर रहा इन द प्लेन इतना। अब जो ग्रेटेस्ट स्लोप है कहाँ है? इस प्लेन में है, यानी कि ये हमारा क्या बन गया? गिवन प्लेन बन गया। समझ गए? तो बड़ा तेजी से हम लोग क्या करते हैं? प्लेन बना लेते हैं। समझ गए? ये अपना क्या आ गया? गिवन प्लेन। ये आ गया गिवन, जो क्या है? x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, यानी कि इस पे ग्रेटेस्ट स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एज्यूमिंग दैट द एक्सिस आर सो प्लेस्ड दैट, यानी कि इस तरह से रखा हुआ है, जो प्लेन बन जाता है ये अपना बन जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। समझ गए? तो इसका ये इस पर सबसे पहले CL निकाल लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या? ये अरे क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या? ये CL बना लेगा। जो CL आ जाएगा, जो CL हम लोग का आ जाएगा, कल लिख लेते हैं I J और K, और दोनों का नॉर्मल लिख लेते हैं। समझ गए? दोनों का नॉर्मल क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 और 3, सही है। 1 माइनस 2 3, और इसका क्या आ जाएगा? 2 3 और माइनस 4। समझ गए? तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -1 10 और 7। समझ गए? इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? या ग्रेटेस्ट स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन रेशियो और गिवन इसका डायरेक्शन रेशियो, तो क्या आ जाएगा? I J और K। समझ गए? I J K, और क्या लगेगा? इसका डायरेक्शन CL का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? इस पे परपेंडिकुलर -1 10 7, और गिवन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3। समझ गए? जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा
44i प्लस 10j और क्या आ जाएगा -8k। समझिए, तो इसमें कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 22i प्लस 5j और क्या आ जाएगा -4k। समझ गए, इससे आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, इससे तो पास कर रहा तो क्या आ जाएगा x - 7 डिवाइडेड बाई 22, y - 2 डिवाइडेड बाई 4 और z + 1 डिवाइडेड बाई -4। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपका हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ते हैं। हम लोग जैसे वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, कार्टेशियन फॉर्म पढ़े हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं, इसी तरह पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ते हैं। समझ गए, ये आपका टॉपिक छूट चुका था, समझ गए। और एडवांस के लिए ही ज़्यादा आता है। तो मान के चलिए कि एक प्लेन है, समझ गए, एक प्लेन को एज्यूम करते हैं, पैरामीट्रिक समझ रखें। अब मान के चलिए इस पे दो वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर दे रखा है, एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है। समझ रहे हैं बात को। तो क्या हो सकता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता है कि एक प्लेन है जो दो वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, दो वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, और एक पॉइंट दे रखा है आपको सरकार, मान चलते वो पॉइंट ए दे रखा है। तो आपको बोला है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए। समझ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए कि क्या होगा। क्या क्या बोल रखे हैं कि पैरामीट्रिक में, पहले छोड़ दिए, क्वेश्चन एक बनाइए आप कि एक प्लेन है जिसमें P और Q प्लेन क्या करता है, सॉरी P और Q वेक्टर क्या करता है, लाई करता है और एक पॉइंट लाई करता है। ये तीन बातें आपको दे रखा है सरकार। समझ गए बात को, तीन बातें सरकार आपको दे रखा है। तो आपको ऐसे भी लिख सकता है कि, आपको ऐसे लिख सकता है कि P और Q क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर होने का मतलब क्या होता है, प्लेन में ही लाई करता है। तो अब इसको बनाना है तो देखिए हम कैसे मानते हैं कि कभी भी आपको देखिए क्वेश्चन बनाते हो तो एक पॉइंट R मानते होंगे। हाँ, प्लेन का कार्टेशियन में देखते होंगे कि R को मानकर हम सॉल्व किए थे XYZ, तभी तो XYZ आएगा कैसे XYZ। तो अब देखिए क्या बन गया, अब देखिएगा, समझिएगा अच्छा से बात कि P और Q तो ऑलरेडी प्लेन पे था, एक पॉइंट दे रखा था और एक पॉइंट XYZ वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। तो देखिए ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया। तो अब प्लेन के पॉइंट माइनस पॉइंट, एक पॉइंट तो सरकार दे रखा था, हाँ ये गिवन था, ये क्या था, गिवन था, और ये क्या मान लिए, लेट। समझ गए, इसको क्या कर लिए हम लोग, मान लिए। तो पॉइंट माइनस पॉइंट, एक वेक्टर, एक वेक्टर, एक वेक्टर, तीन वेक्टर को प्लेनर हो गया। अब तीन वेक्टर को प्लेनर होने का मतलब क्या है, बॉक्स इक्वल टू 0। याद करो ना कि पैरेललो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 
जिसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो क्या करता है, अगर तीन वेक्टर अगर एक प्लेन के अंदर लाई करता है तो क्या हो जाता है, बॉक्स इक्वल टू 0। समझ गए, बॉक्स इक्वल टू क्या आता है, 0। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन दो तरीका से बताता है, हर एक तरीका से आपको बता रखते हैं। हाँ, एक और क्या तरीका है कि मान के चलिए कि ये तीनों वेक्टर एक में है, एक ही प्लेन में है, तो किसी प्लेन को उठाकर एक को लेमडा और म्यू के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि r माइनस ए एक वेक्टर है, r माइनस ए एक वेक्टर है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहे हैं, समझ गए, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहे हैं, बात समझिएगा। अच्छा, तुम लोग भी समझ लेना। क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r माइनस ए वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को इस वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। हम आपको बताए होंगे कि किसी को अगर किसी और के टर्म में लिख सकते हैं तो उसको बोला जाता है कि सब क्या है, कोप्लेनर है। वेक्टर में पढ़ाए होंगे, समझ गए। तो क्या लिख सकते हैं कि लेमडा p वेक्टर और म्यू q वेक्टर लिख सकते हैं। किसी प्लेन को अगर लेमडा और म्यू के टर्म में लिख सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वेक्टर और कुछ समथिंग कांस्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कोप्लेनर का ही कंडीशन रहता है। तो r बराबर हमारा क्या मिल गया कि a वेक्टर प्लस लेमडा p वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर, यही है अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ गए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ गए, जहां पर लेमडा और म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है, जो पैरामेट्रिक पॉइंट है अपना। समझ गए, ये हो गया। हाँ, अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड कंडीशन इसका। हाँ, चाहे सेकेंड पार्ट कुछ भी चाहे लिख लेते हैं, बॉक्स एप्रियंस। हाँ, कि इसको बॉक्स के टर्म में कैसे लिखा जाता है। हाँ, तीनों अगर कोप्लेनर हो गया, तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा, तीनों का वेक्टर इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं r माइनस ए वेक्टर p वेक्टर और क्या लिख सकते हैं, q वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कोप्लेनर हो गया। कोप्लेनर का मतलब, ये बात समझ में आ गया, ये समझ गए। अच्छा, इसको लिखने का मतलब क्या है, आप समझते होंगे कि r माइनस ए
डॉट विथ पी क्रॉस क्यू, ये जानते हैं आप, हाँ जानते इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आप भी जानते हो कि आर डॉट पी क्रॉस क्यू, ये जानते हैं, और माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू, ये भी जानते होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी जानते हो कि इसको लिख सकते हैं आर पी क्यू लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ए पी क्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर पी क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू। हाँ, तो ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है बॉक्स के टर्म में, समझ गए, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बॉक्स के टर्म में। तो आज का बात याद रखिएगा कि मान चलिए सिर्फ इतना ही अगर लिखा हुआ रहता तो आप बोलते थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद आ रहा कि आर प्लस ए लेमडा पी, तो क्या बोलते थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक मैट्रिसेस के फॉर्म में भी इसी तरह स्ट्रेट लाइन पढ़े। अगर कल होकर कल कहीं म्यू और कुछ और वेक्टर आ गया तो ये इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। इस बात को प्रूफ कर दिए, ये भी है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी सब क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अच्छा से क्लियर है कि अगर सिर्फ इतना ही दूर रहता तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर उसी में एक स्ट्रेट लाइन और जोड़ देते हैं, देखो ना कि ए और म्यू क्यू, समझ गए, क्या आ गया एक और, तो देखिए ना दो प्लेन जैसी दो लाइन बन जाएगा और इन दोनों का क्रॉस कीजिएगा तो एक क्या बना लेगा, एक स्पेस घेर लेगा। लेकिन दो लाइन मिलकर क्या करेगा, एक स्पेस घेर लेगा और उसी को क्या बोला जाएगा, प्लेन बोला जाएगा। तो इस प्लेन को कार्टेशियन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो आप याद रखिएगा यहां से तो वो पास करेगा और P क्रॉस क्यू कीजिएगा तो उसका नॉर्मल के लॉन्ग आ जाएगा, समझ गए बात को। या बॉक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब बॉक्स इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होता है कि वो डिटर्मिनेंट खोलता है, डिटर्मिनेंट ओपन होता है ना वो, समझ गए। ठीक है, हर एक तरह से क्लियर है, क्या बोले फिर से बता देते हैं, समझ गए बात को। फिर से इस पॉइंट से क्या करेगा, कार्टेशियन इसको चेंज करना रहेगा। तो पहले तो ये समझ रहे कि लेमडा म्यू सब एक साथ आएगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला जाएगा, जिसमें ए से पास करेगा और P क्रॉस क्यू कीजिएगा तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, समझ गए। P क्रॉस क्यू जब लेमडा और म्यू जो रहता है, समझो ना कि जो लेमडा का कोफिशिएंट रहता है या जो म्यू का कोफिशिएंट रहता है उसी का डायरेक्शन रेशियो रहता है। तो P और Q हमारा वेक्टर बन जाएगा, A क्या बन जाएगा, पॉइंट, ऐसे ही बोल रखा था A पॉइंट है। तो जब दोनों को क्रॉस कर दिए, क्योंकि दोनों वेक्टर है, जब दोनों को क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, समझ गए। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पॉइंट पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं, या कि आप बॉक्स इक्वल टू 0 साबित कर दीजिए, समझ गए। दोनों मेथड से आपको बता देते हैं क्वेश्चन करके। देखिए ये क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है बट कैसा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो कार्टेशियन लिखने के लिए बोल रखा है, समझ गए। तो कार्टेशियन में बोले थे कि इन दोनों का क्रॉस, समझ गए, और इससे क्या करवा दीजिए, पास करवा दीजिए, या बोले थे बॉक्स इक्वल टू 0 साबित कर दीजिए। तो बॉक्स इक्वल टू 0 में देखे होंगे कि आया था r माइनस ए और r क्या था, x माइनस एक्स वाई जेड। देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, बॉक्स इक्वल टू बॉक्स बॉक्स मतलब बॉक्स मेथड से बनाते हैं। नहीं पढ़े मन कर रहा, की दिक्कत है, मत पढ़ो। हाँ, बॉक्स मेथड्स देखिए क्या कहता है कि आपको आया था r माइनस ए, आया था r माइनस ए, और आया था p और q, और p ये हो गया, q ये हो गया। तो बॉक्स के मतलब क्या आ गया, r माइनस एक मतलब क्या आ गया, x माइनस इसका पॉइंट, y माइनस इसका j पॉइंट, और ये तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस 1। अब क्या पास कर रहा है -2 से, क्या हो जाएगा y प्लस 2, ये वाला, ये डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, समझ गया इसका। और क्या आ जाएगा z माइनस 0, तो सिंपल z रहने देते हैं, समझ गया, सिंपल क्या रहने देते हैं, z। और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ p वेक्टर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा q वेक्टर, तो इसका क्या आ जाएगा 2 -1 3, और इसका क्या आ जाएगा 3 4 -1 इज इक्वल टू क्या, बॉक्स इक्वल टू 0, यही है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि नॉर्मल निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा, i j k, समझ गया, i j k, और 2 -1 3 4 -1 इसका जो आएगा। हाँ, और क्या कीजिएगा, इस पॉइंट से क्या कीजिएगा, पास करवा दीजिएगा। ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैट्रिसेस के टर्म में बता रखे थे हाँ, कि क्या होता है, इक्वेशन ऑफ, जैसे रहता था ना, ये इससे पास कर रहा होगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, आपको इससे पहले बता रखे हैं, समझ गए। तो ये देखो जो r लिखा हुआ है वो r इस टर्म में लिखा हुआ है, एक्चुअली देखिएगा तो इससे लिखा हुआ कि -i प्लस j और प्लस क्या है k, समझ गए, प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 0k प्लस म्यू i 0j और क्या है 0k,
ये आपको पता है कि क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, किसके फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, सबसे अच्छा बॉक्स ही सबसे आसान है, समझ गए, वही सबसे आसान है। चाहे जैसे भी बना लो, इससे कि इन दोनों नॉर्मल हो जाता है, इससे पास करवा लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा जैसे चाहता है। देखते हैं क्या लिखा हो, कंसीडर द प्लेन ई। इस प्लेन का नाम क्या दिया बेटा, ई दे रखा है। इस प्लेन का नाम क्या दे रखा है, ई। इस प्लेन का नाम ई है। लेट एफ बी द प्लेन, एफ कोई प्लेन है जो उस पे ये पॉइंट है, अब पैरेलल हो जाता है वो ई के, यानी कि एफ और ई दोनों क्या है, पैरेलल है। एफ और ई क्या है, दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो आपको बताऊं कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। समझ गए, दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये भी बताना कि तो सब बना लेते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, कि मानते हैं ये एफ प्लेन है, ऐसे बना लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या, एफ प्लेन है, ये एफ प्लेन है। हाँ, इसका नाम दे देते हैं एफ, इसका नाम दे देते हैं ई। दोनों क्या है, पैरेलल है। समझ गए बात को, ई और एफ दोनों निकाल लेंगे, प्लेन अलग अलग निकालना तो जरूरी है, तो नहीं बनेगा। क्या है, लेट एफ विद द प्लेन, द पॉइंट इतना, एफ के पास ए पॉइंट है, एफ के पास ए पॉइंट है। ए पॉइंट का नाम है 4 -4 2 और 2, समझ गया। एंड पैरेलल टू ई, सपोज द पॉइंट बी ऑन द प्लेन ई। एक बी पॉइंट है जो प्लेन पर है। बी पॉइंट जो है, कहाँ गया बी, बी कहाँ गया, अच्छा बी के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। बी इज द पॉइंट ऑन ई सच दैट बी हैज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। और ये बोल रखा है कि मिनिमम डिस्टेंस है, समझ गए। क्या बोल रखा है कि ये क्या, ए बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है बोल रखा है। इफ सी लाइज इन द प्लेन एफ, एक पॉइंट है सी जो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है एफ पे, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए। तो जब एबीसी बनाएंगे तो ये एबीसी बन जाएगा अपना। तो यहाँ पर देखिए 100% 90 डिग्री बनेगा, समझ गए। यहाँ पर 90 डिग्री क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि लाइन क्या है, जो प्लेन है क्या है, पैरेलल है। प्लेन कैसा है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा ना किसी पे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो एबीसी का फाइनली क्या बोल रखा है, एरिया निकालने के लिए। तो एबीसी का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस अपना क्या बन जाएगा, एसी, एसी बन जाएगा बेस, इंटू हाइट क्या बन जाएगा अपना, एबी। अपना हाइट क्या बन जाएगा, एबी। और यही तो अपना डिस्टेंस निकालने बोल रखा है, मिनिमम डिस्टेंस, समझ गए। तो अब बनाते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि ए, ये पॉइंट और ये, अच्छा ये दोनों प्लेन के बीच में ये डिस्टेंस है एबी। एबी डिस्टेंस निकालने बोल रखा है। तो एबी डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एबी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि एक क्या आप ऐसा फील कीजिए कि दोनों प्लेन तो क्या है, पैरेलल है। दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो दोनों, अगर दोनों प्लेन के बीच डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो वो तो प्लेन के बीच का डिस्टेंस आ गया ना। और ये बोल रखा है पॉइंट ए और बी, तो क्या रहा है, बी जो है क्या है, प्लेन में है। बी जो पॉइंट है क्या, तो इसका प्लेन और इसका निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए बी का जो दूरी आ जाएगा। मान लेते हैं पहले ई निकाल लेते हैं, सबसे पहले ई निकाल लेते हैं, समझ गया। तो ई निकालने के लिए क्या करेगा, यहां से तो वो पास कर रहा, समझ रहा है, यहां से क्या कर रहा है, वो पास कर रहा। तो क्या लिख सकते हैं, x + 1, पता भी नहीं चलेगा कि बॉक्स मेथड यूज कर रहे हैं, समझ गया। याद है ना, x + 1 y - 1 और क्या आ जाएगा, z - 1 आ जाएगा। ये समझ रहे हैं, r - a जो किए थे, तो r - a ही ना आएगा कि r कोई पॉइंट तो अपना हो गया -1 1 1, और r क्या हो गया, x y z, तो r - a करेंगे तो यही आ जाएगा। तो बॉक्स में r - a होने का मतलब हुआ r1 बन जाता है। फिर r2 अपना ये बन जाएगा 1 2 0, और r3 क्या बन जाएगा अपना 1 0 1। जब इसको इसके इतना इक्वल टू क्या, 0, बॉक्स इक्वल टू क्या बनता है, 0। तो जब 1 2 0 1 0 1, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2x - y - 2z + 5 = क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाला ये प्लेन निकल गया है, 2x - y - 2z + 5 = क्या आ जाएगा, 0। समझ गए। तो ये पॉइंट और बी के बीच में यही डिस्टेंस तो है। क्या बोल रखा है, लेट ए बी द प्लेन, द पॉइंट इतना सी सही, सपोज द पॉइंट बी ऑन द प्लेन ई। बी पॉइंट क्या है, प्लेन ई पर है, सच दैट बी हैज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। तो बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी बोल रखा है, समझ गए। तो आप निकाल सकते हैं फ्रॉम ए से। तो क्या कहता है, इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का दूरी निकाल लेते हैं, समझ गए। तो डिस्टेंस ए बी क्या आ जाएगा, ए बी जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड प्लेन ई, समझ गए। तो ए बी का दूरी कैसे निकल जाएगा आपका,
ए बी का दूरी कहते थे, इस पॉइंट को क्या कीजिए, इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या आ गया कि -8 -2 -8 -2 -4 +5 और डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 1 4 यानी कि 3 आ जाएगा 3। तो इसका क्या आ जाएगा, -8 यही है ना, -8 -4 +5 तो आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। देखो ना कितना आ जाएगा, 10 4 14 14 में से 5 चला गया, -9 3 3 जा काट देगा ना। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, 3 यूनिट। अब निकालना है ए सी, ए बी निकल गया ना, ए बी। ए सी के लिए क्या होगा, ए सी के लिए ए सी ना, क्या बोल रहा है, ए सी। अच्छा, ये अपना ए बी पॉइंट है, अपना सी बी पॉइंट पता है। हाँ, तो इन दोनों के बीच में तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना डिस्टेंस ए सी का तो अपना मन से डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। अरे ए सी तो ऐसे ही निकाल लेंगे, ए सी पॉइंट कितना है, सी -3 0 और 4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, तो क्या आ जाएगा, -4 और +3 -1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 - 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, 2 माइनस ये भी आ जाएगा 4, ये भी कितना बन जाएगा 3। यानी कि ए सी तो दूरी डायरेक्ट हो गया ना, ये भी ना था। तो आंसर कितना आ गया, हाफ इंटू ए सी का डिस्टेंस आ गया 3 और ए बी अपना हाइट हो गया था 3 आ गया था, कितना आ गया 9/2 और क्या एरिया ना, तो स्क्वायर यूनिट। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया 9/2 ही आंसर है। क्लियर है कंसेप्ट ये सारा, समझ गए। ठीक है सर, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग क्या मिलेंगे अगला क्लास में, प्रीवियस ईयर के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।